चलिए मैं शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक। हमारा आज का लेसन मेरे बच्चों फोकस्ड होगा ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और हम उसके तरह के कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप कोशिश करेंगे कि आज आपको करवा दें, ताकि पर्टिकुलरली सर्किट से रिलेटेड जो बातें आपके पास आती हैं वो पूरी हो जाएं। उसके बाद देखेंगे, अगर हुआ तो आज ही, वरना फिर ये है कि अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपना मैग्नेटिज्म। तो आज हो सकता है कि क्लास कंपैरेटिवली थोड़ी जल्दी एंड हो जाए। अच्छा, शुरू करते हैं। We have a question over here that says that figure 7.1 shows a variable potential divider or potentiometer, see, connected to a 6-volt battery. The movable contact can slide between points A and B. As it moves, the output voltage changes. Complete the table below to show how the output voltage when the contact is at A and when the contact is at B. देखिए, जब आप पोटेंशियोमीटर की बात करते हो ना, तो उसमें होता ये है जनरली कि ये आपके पास एक वेरिएबल एक रेजिस्टर है, ठीक है, और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट इसके ऊपर लगा हुआ है। ये मूवेबल कॉन्टैक्ट ए और बी की तरफ मूव किया जा सकता है, स्लाइडिंग होता है ये, ठीक है। और जो उसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज आपको नजर आ रहा है कि भाई एक इस जंक्शन के अक्रॉस और एक ये वाला, ठीक है। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज आप इसको यहाँ पे देख रहे हो, तो अब होता ये है कि जो असल में आउटपुट वोल्टेज होता है ना, वो जितना रेजिस्टर इन दो टर्मिनल्स के दरमियाने में आता है ना, उसके अक्रॉस आने वाला आउटपुट वोल्टेज। देखिए, आप ये बात जानते हैं कि जब एक पोटेंशियो मतलब एक रेजिस्टर होता है, तो उस रेजिस्टर के ऊपर एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। अभी अगर मैं इमेजिन करूं कि मेरा ये सर्किट सिंपल सर्किट है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस मूवेबल कॉन्टैक्ट, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमारे पास कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, इस पूरे रेजिस्टर पे कितना वोल्टेज आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 वोल्ट ही आ रहा होगा, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स इन योर सर्किट। ये परफेक्टली करेक्ट कि हाँ 6 वोल्ट ही आ रहा होगा, इस पूरे रेजिस्टर के अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जब ये मूवेबल कॉन्टैक्ट लगाया जाता है ना, सही, व्हेन यू हैव दिस मूवेबल कॉन्टैक्ट, अब वो जहां भी प्लेस्ड है, तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जितना रेजिस्टर आएगा, आपके आउटपुट में आने वाला वोल्टेज सिर्फ उतने पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो होगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि भाई ये इस वक्त लगा दिया मैंने बिल्कुल मिड पॉइंट पे, सही, ये मैंने लगा दिया इस वक्त बिल्कुल मिड पॉइंट। तो 6 वोल्ट का टोटल आ रहा था, तो इतने पोर्शन पे 3 वोल्ट आ रहा होगा, और बाकी पोर्शन पे और बाकी रिमेनिंग 3 वोल्ट। तो जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा होगा, दैट आउटपुट वोल्टेज वुड हैव बीन ऑफ 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का वोल्टेज आपके पास आ रहा है। और इसी तरीके से बेटा, जब आप इस मूविंग कॉन्टैक्ट को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करते हो, आप ये जो शेडेड रीजन है उसको इंक्रीज डिक्रीज करना। अगर ये मूवेबल कॉन्टैक्ट हमारा, तो अगर ये मूवेबल कॉन्टैक्ट हमारा और आगे की तरफ लेके जाया जाए, यहां तक चला जाता, तो फिर और ज्यादा वोल्टेज आ रहा होता, फिर प्रोबेबली कैलकुलेशन तो आपको मैं बता दूंगा कैसे करेंगे। अभी मैं मिसाल देता हूँ भाई 5 वोल्ट, इतना पोर्शन इनकैप्सुलेट हो गया कि 5 वोल्ट जब आपके आउटपुट पे आ रहा होगा और 1 वोल्ट रिमेनिंग इस पे होगा। अगर आप इसको पूरा ले जाते, यहाँ तक पूरा कॉन्टैक्ट को बिल्कुल एंड तक ले जाते, तो पूरा पूरा 6 वोल्ट आता है इसके अक्रॉस, तो आपका आउटपुट वोल्टेज 6 वोल्ट हुआ होता। और अगर आप कॉन्टैक्ट को बिल्कुल बी पे ले आते, तो आपने कोई रेजिस्टर कंसीडर ही नहीं किया, सही, उन दो जंक्शंस के दरमियान में रेजिस्टेंस ही नहीं आ रही, तो वोल्टेज आपके पास भी 0 आ रहा होता। तो यहाँ पे आपसे पूछा ही ये गया है कि भाई आप बताइए, जब ये मूवेबल कॉन्टैक्ट ए और बी के दरमियान में मूव होगा, तो आपके पास वोल्टेज कितना कितना है। तो जब मूवेबल कॉन्टैक्ट पॉइंट ए पे होगा,
तो अभी हमने देखा भाई पूरा पूरा 6 वोल्ट्स होगा, और जब ये मूवेबल कॉन्टैक्ट बी पे आ जाएगा तो फिर आपके पास उस वक्त 0 वोल्ट्स, मतलब यू वोंट हैव एनी पोटेंशियल डिफरेंस एट ऑल over there. See, there'll be no potential difference. So this is how the movement of this sliding contact is like used to change the output voltage. अभी ये बिल्कुल बीच में है तो मैं कह सकता हूँ 3 वोल्ट है। अच्छा, मजे की बात ये है कि आपके पास इसमें अभी जो फिलहाल कैलकुलेशन है वो नहीं है। एएस के अंदर पोटेंशियोमीटर की कैलकुलेशन थोड़ी डिटेल में आ जाती है, लेकिन राइट नाउ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ कैलकुलेशंस, नो, योर क्वेश्चंस आर नॉट फोकस्ड ऑन दोस। वन रेशियो मेथड से इसके ऊपर बात होती है कि भाई अच्छा, इस टोटल रेजिस्टेंस पे इतना था तो इतनी रेजिस्टेंस पे कितना वोल्ट आएगा। कि जैसे मैं बोलता हूँ ये पूरा रेजिस्टर मेरा 100 ओम्स का था, सिर्फ एक आइडिया देने की, ए से लेके बी तक पूरा 100 ओम का रेजिस्टर था, सही। तो उस 100 ओम के रेजिस्टेंस पे मैं कहता हूँ कि भाई लेट्स से आई हैव लाइक 6 वोल्ट्स ना इस वक्त। तो अगर ये कहीं दरमियान में समवेयर नियर द मिडल, मैं बोलता हूँ भाई 40 ओम्स पे लाके आपने रोक दिया था, ये एग्जामिनर बताएगा सही कितना रेजिस्टेंस है आपने कंसीडर किया, तो वोल्टेज क्या होगा भाई एक्स, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो अच्छा भाई 2.4 वोल्ट्स आ रहा हो, यू कैन गो अबाउट दैट वे। तो ये एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये इस तरह से हो सकता था, लेकिन यू आर नॉट असेस्ड राइट नाउ। आसान हो जाए फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की। कहते हैं भाई फिगर 7.2 shows a thermistor in a potential divider circuit that is used to monitor temperatures. The fixed resistor has a resistance of 2000 ohms. Explain why the voltage across the thermistor decreases as the temperature rises. क्वेश्चन में वो पूछते हैं जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मिस्टर पे आने वाला वोल्टेज क्यों कम होगा। अब आप इसके रिदम को समझिएगा कि क्वेश्चन चल किस तरह से रहा है। थर्मिस्टर के बारे में हम ये बात जानते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, सही। और सीरीज सर्किट में आप ये बात जानते हो कि अकॉर्डिंग टू V इक्वल्स आई आर, क्योंकि करंट सर्किट में सेम चलता है, तो वोल्टेज सर्किट में लगे हुए रेजिस्टर की रेजिस्टेंस से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो अगर किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस गिर रही है तो उस पर आने वाला वोल्टेज भी ड्रॉप होता है। ये दोनों बातें आपने यहाँ पे समझानी है, सही। इसके जो 2 मार्क हैं वो इसी चीज के कि पहले आप ये बताएंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस कम होगी, वोल्टेज रेजिस्टेंस से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था, इसलिए उस पे आने वाला वोल्टेज भी रिड्यूस हो गया। तो इसको हम वर्डिंग्स में अगर हम लिखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि टेम्परेचर राइज decreases resistance of thermistor. That's how we go about. बेटा जितना बड़ा रेजिस्टर होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा एनर्जी उस पर लूज करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस का वोल्टेज से डायरेक्ट रिलेशन है। द वोल्टेज इज द एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन्स deposit on a resistor. So bigger resistors actually consume more energy out of electrons. Therefore, they get more voltage drop across. Smaller ones, they extract less energy out of it. So they get less voltage drop across.
हाँ, तभी तो वो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कह लो कि उसमें नहीं चल रहे। ओमिक कंडक्टर्स में करंट और वोल्टेज का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। नॉन ओमिक के अंदर भी इन्हीं का डायरेक्ट रिलेशन खराब होता है कि करंट एंड रेजिस्टेंस आर, वो करंट एंड वोल्टेज आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन हम तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हैं ना। गिव मी अ मिनट बेटा। चले भाई रिज्यूम करते हैं। अब हमसे कहा जाता है एट वन टेम्परेचर थर्मिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ohms, कैलकुलेट द करंट इन द थर्मिस्टर। ठीक है, उन्होंने आपको रेजिस्टर की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है कि भाई राइट नाउ थर्मिस्टर इज एक्टिंग एज अ 1000 ohm resistor, करंट मांगा जा रहा है। इट्स अ सिंपल सीरीज सर्किट, नो बिग डील। You can use V equals IR, लेकिन right now you're gonna use V equals IR for your entire circuit. You're gonna use total voltage, total resistance, and you're gonna have that total current. It's gonna be 6 volts current आपको चाहिए, and the resistance is 1000 plus 2000. ठीक है, तो यहाँ से you will get the value of current. This is 6 over 3000 ohms. तो करंट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.002। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैम जरा इसमें अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ बात पूछनी है तो पूछ ले। बिल्कुल 2000 ओम के से उसमें निकालते तब भी ठीक होता, लेकिन एक छोटा सा मसला था, हमें 2000 ओम पे वोल्टेज जो आ रहा है वो नहीं पता। यस एग्जैक्टली, मैंने टोटल करंट निकाल लिया और सीरीज में तो आई नो कि भाई जो टोटल करंट होता है वो तमाम रेजिस्टर में से जाने वाले करंट के बराबर होता है। तो जो टोटल आया वही थर्मिस्टर से भी जा रहा होगा, वही 2000 में से जा रहा होगा। मेरे बच्चे यस इट्स आस्किंग फॉर अ करंट इन योर थर्मिस्टर, लेकिन जब आप V इक्वल्स IR लगा रहे हो तो आपको, अगर आप थर्मिस्टर के ऊपर लगाते हैं खाली, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो फिर थर्मिस्टर पे आने वाला वोल्टेज यूज करते हैं, लेकिन थर्मिस्टर पे कितना वोल्टेज आ रहा है ये तो पता ही नहीं। आप ये थोड़ी कर सकते हैं ना कि बैटरी का वोल्टेज यूज कर लिया और थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस यूज कर ली, ये तो गलत है। क्योंकि बैटरी का वोल्टेज तो थर्मिस्टर और 2000 में डिवाइड हुआ हुआ है। अब थर्मिस्टर को कितना मिला है ये तो आपको पता नहीं है, तो आप सिर्फ थर्मिस्टर के ऊपर अप्लाई थोड़ी कर सकते। और इसी तरह से आप सिर्फ 2000 पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि उस पर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो हमने पूरे सर्किट पे ही अप्लाई कर दिया कंबाइंड, इसीलिए मैंने कंबाइंड रेजिस्टेंस रखी, कंबाइंड टोटल वोल्टेज रखा और करंट निकाल लिया।
तो ये जो करंट आया ये मेरे पूरे सर्किट का करंट था, लेकिन मुझे पता है सीरीज सर्किट में करंट सब जगह एक जैसा होता है, इसी वजह से आपके पास आई की वैल्यू भी वही आई। अब आते हैं आगे की तरफ। कहता है स्टूडेंट सेट्स अप द सर्किट इज शोन इन फिगर 11.1, अगेन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट। सही है। कहते हैं R is a fixed resistor in the circuit. The filament lamp is marked 12 volts, 0.25 amperes. The circuit is used to produce a current voltage graph for the filament lamp. The ammeter and the voltmeter needed are not shown. To obtain different readings, the student changes the position of the movable contact. अच्छा भाई ठीक है। On figure 11.1, draw the symbols for an ammeter and a voltmeter in the correct position. Voltmeter ammeter बनाना है। Purpose क्या है भाई? The circuit is used to produce a current voltage graph for the filament lamp. सही, आपको करंट वोल्टेज ग्राफ बनाना है फिलामेंट लैम्प का, तो लाजमी बात है आपको करंट भी फिलामेंट लैम्प का मेजर करना है, वोल्टेज भी फिलामेंट लैम्प के अक्रॉस आने वाला। तो अब करंट यानी एमीटर में लगाने के लिए आपको इस बात का इल्म है कि एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे सीरीज के अंदर एमीटर लगा दिया, ठीक है। और फिलामेंट लैम्प को मैंने अटैच कर दिया पैरेलल में, इसके वोल्ट मीटर यहां लगा देंगे। यह हमारा वोल्ट मीटर आ गया, क्योंकि हमें वोल्टेज भी फिलामेंट लैम्प का चाहिए और हमें करंट भी वही चाहिए जो फिलामेंट लैम्प में से गुजर रही, सारी चीजें मैंने उसी की लगी। अच्छा, अगर कोई बोलता है कि सर पॉसिबिलिटी है कि आप एमीटर को यहाँ लगा देते तो भी क्या सही आंसर आता, तो बिल्कुल यहाँ पे भी आंसर सेम आता। आप इधर लगाएं या इधर लगाएं, मतलब पहले लगाएं या बाद में लगाएं, तो पता है करंट उस पर्टिकुलर लूप में यहाँ से लेके यहाँ तक वही करंट हो। तो आप इधर इस पूरी जगह पे कहीं भी लगा सकते। हाँ, आप इधर नहीं लगा सकते थे, ये गलत हो जाता। यहाँ पे जो आप करंट मेजर करते हैं वो करंट वो होता है जो बैटरी में से फ्लो कर रहा है। सही, ये चीज गलत हो जाती है। इसी तरह यहाँ लगाते तो आप वो करंट मेजर करते तो 50 ओम में से जा रहा है, तो ये इस चीज से आपने बचना है, इसीलिए आपने एमीटर वहां लगाया जो आपको फिलामेंट लैम्प के लिए था। मेरे बच्चे इट्स नॉट अ प्योर सीरीज सर्किट, थोड़ा सा अगर गौर करो, दो रेजिस्टर सीरीज में, लेकिन इसके साथ ये पैरेलल में लगा हुआ है। दिस सर्किट इज समवॉट इन दिस मैनर। तो ये चीज है, ये सर्किट ऐसा है। और जो वोल्ट मीटर एमीटर का ताल्लुक है, वोल्ट मीटर एमीटर का केस में तो ये सिलसिला है कि भाई एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, क्योंकि एमीटर को करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मेजर करना होता है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, नाम में देखो ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसे कंपोनेंट के स्टार्ट और एंड पे कनेक्ट करना पड़ता है ताकि उसके अक्रॉस आने वाला डिफरेंस आप मेजर कर सको। अब बोलते एक्सप्लेन व्हाई इज इट सेंसिबल टू इंक्लूड अ रजिस्टर आर इन द सर्किट। ये रजिस्टर आर लगाना क्यों सेंसिबल, इस सवाल का जवाब यहाँ गिवन है। द फिलामेंट लैंप इज मार्क्ड 12 वोल्ट 0.25 एम्पीयर। तो अब फिलामेंट लैंप अगर 12 वोल्ट्स का है, अब बैटरी लगी हुई है 18 वोल्ट्स की, तो प्रॉब्लम ये होती कि अगर आप डायरेक्टली इस लैंप को लगा देते तो मसला ये होता कि इस लैंप, क्योंकि लैंप पैरेलल में है, तो इस पे 18 वोल्ट्स जाने का खतरा होता है, और क्योंकि ये 12 वोल्ट्स का लैंप है तो ये खराब है। तो इसीलिए आपने रेजिस्टर आर लगाया सीरीज के अंदर ताकि वोल्टेज डिवाइड हो जाए। और फिलामेंट लैंप पे
12 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज ना जा सके। ये कह लो कि फिलामेंट लैंप पे 18 वोल्ट ना आ सके, ऐसा कह लो। तो एक्सप्लेन व्हाई इट इज सेंसिबल टू इंक्लूड द रेजिस्टर एंड द सर्किट। तो आप कह सकते हैं कि भाई it ensures that voltage is divided between R and 50 ohm and filament lamp does not receive 18 volts। ठीक है, तो ये वाला आपका सारा सिलसिला। नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू मेंशन एनीथिंग रिगार्डिंग अ ब्लास्ट बेटा। ये वो पर्पस नहीं था। सही पर्पस जो मैंने अभी बताया वो है सही। यू वो अलग मामला आता है। अच्छा, अब वो बोलता है फिगर 11.2 स्केच अ करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ फिलामेंट लैंप। देखिए इट्स फॉर अ फिलामेंट लैंप, राइट। um यहाँ पे एक चीज जो आपको नजर आ रही है वो ये है कि इन्होंने जो स्केच करने के अलावा कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। 4 8 12 वोल्ट 0.25 एम्पेयर्स का करंट। तो अब वो इसलिए दिया बेटा उसने क्योंकि उसने आपको बताया कि भाई जब लैंप पे 12 वोल्ट्स आते हैं तो लैंप में 0.25 एम्पेयर्स का करंट होता है। ये चीज आपको यहाँ पे बता दी गई। तो जब आप इधर इसको स्केच कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि 12 वोल्ट्स पे 0.25 amperes का करंट होगा। You have a coordinate over here, so you can mark that coordinate over here. So ये आ गया हमारा coordinate। ये अच्छा सा coordinate आ गया। अब फिलामेंट लैम्प के ग्राफ के बारे में आप ये बात जानते हैं, द ग्राफ बेंड्स टुवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस, राइट। तो थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन एंड देन द कर्व। ये आपका ग्राफ बन गया। सी रिमेंबर रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है ना फिलामेंट लैम्प की, तो ग्राफ बेंड्स टुवर्ड्स वोल्टेज एक्सिस। ये वो चीजें छोटी छोटी जो आपको जहन में होनी चाहिए आपके, ताकि आप उसको ड्रॉ करते हुए इन चीजों का ख्याल रख सकें। अब वो कहता है कि स्टेट एक्सप्लेन how an IV graph of a fixed resistor is different from a graph of a filament lamp। फिक्स रेजिस्टर का ग्राफ इससे कैसे डिफरेंट है? तो आप बोलेंगे भाई कि भाई इट इज अ स्ट्रेट लाइन as its resistance is constant। So it is a straight line as its resistance is constant
filament lamp, see filament lamps graph curves as its resistance increase. We'll do inshallah after the winter break. Don't worry. But if you want to prepare yourself for that, so I have lectures already recorded. I can share that with you guys. अच्छा, Figure 11.3 shows the position of a movable contact when the voltage across the lamp is 12 volts and the current in the lamp is 0.25 ampere. चल, अब वो बोलते हैं इस वक्त लैंप पे 12 वोल्ट्स आ रहा है और 0.25 एम्पेयर्स का करंट आ रहा है. डिटरमिन द करंट इन द 50 ओम रेजिस्टर. अब देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए रिमेंबर वन थिंग, योर लैंप इज इन पैरेलल विद दैट 50 ओम रेजिस्टर राइट नाउ. हाँ बिलाल, नो वरीज, मैं शेयर कर दूंगा. तो बेटा द 12 वोल्ट्स जो लैंप पे आ रहा होगा, लाजमी बात है इस वक्त आपके इस 50 ओम पे भी 12 वोल्ट्स आ रहा होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है. सही, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए, तो 12 वोल्ट्स ऑन द लैंप, 12 वोल्ट्स 50 ओम रेजिस्टर. तो अब आप करंट आराम से निकाल सकते हो यूजिंग V इक्वल्स है या. तो ये हवा 12 वोल्ट्स वोल्टेज, करंट आपको चाहिए एंड द रेजिस्टेंस इज 50 ओम्स. पॉइंट टू फोर एम्पियर्स. अब रेजिस्टर इन करंट आर, ओ सॉरी करंट इन रेजिस्टर आर, इसकी हम बात करते हैं. ठीक है, तो देखो बैटरी से जो करंट अभी फ्लो करता हुआ आ रहा होगा, यहां तक आपका करंट आया. अब कुछ करंट आपके इस रेजिस्टर में से जा रहा है विच इज 0.24 एम्पियर्स, और कुछ करंट आपके पास यहां जा रहा है 0.25 एम्पियर्स. तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि भाई जो बैटरी की तरफ से या जो रेजिस्टर आर में से करंट जाता हुआ आया है 50 ओम पे आके, ये डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स के अंदर ना. एक लैंप की तरफ गया, सही 0.25 एम्पियर्स, और एक चला गया यहाँ पे 0.24 एम्पियर्स. ठीक है, तो करंट खुद कितना आया होगा यहाँ पे, वो आप बिल्कुल ऐड अप करके निकाल सकते हो. यू कैन सिंपली ऐड दैट करंट अप, बिल्कुल 0.49. तो आप कह सकते हैं कि भाई करंट इन रेजिस्टर आर ये आपके पास करंट हो गया. जब आपको करंट की वैल्यू मिल गई, अब आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो अक्रॉस रेजिस्टर आर. सही है, बल्कि उसके भी अलावा निकाल सकते हो. तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि देखो 12 वोल्ट्स का वोल्टेज आपके पास 50 ओम्स पे आ रहा है. ठीक है, 12 वोल्ट्स का वोल्टेज आपके पास 50 ओम्स पे आ रहा है. अब आउट ऑफ 18 वोल्ट्स 12 वोल्ट्स आपके पास यहाँ आ गए, तो जो रिमेनिंग होंगे वो लाजमी बात है इस तरफ आ रहा होगा. 6 वोल्ट्स आपका जो रिमाइंडर है वो इस पे आ रहा है, क्योंकि ये तो आपके पास ये पूरी चीज और ये तो सीरीज में. तो अगर इस पे 12 वोल्ट्स आ गया, तो जो रिमेनिंग है 6 वोल्ट्स ऊपर वाले पे आया होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो.
तो आपके पास जो टोटल वोल्टेज है वो 18 है, तो ये हो गया 6 वोल्ट। बेटा वो तो करंट होगा ना, आपको तो वोल्टेज चाहिए। वो तो अगले पार्ट में आप इस करंट को यूज करोगे वोल्टेज के साथ ताकि रेजिस्टेंस निकाल सको। अब आप V इक्वल्स IR लगा के निकाल सकते हो। तो ये हो गया 12.2। बिल्कुल नहीं बेटा, जो 50 में जा रहा है वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि ये प्योर सीरीज सर्किट नहीं है, इसको थोड़ा और से समझो। इट्स नॉट अ प्योर सीरीज सर्किट। ये जो सर्किट आप देख रहे हो, ये सर्किट कुछ ऐसा है कि एक रेजिस्टर ये रहा, एक रेजिस्टर ये रहा, और इसके अक्रॉस एक लैंप है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ प्योर सीरीज सर्किट। करंट जो है वो अलग अलग है, इसमें अलग है और इसमें अलग है, क्योंकि जो यहाँ से करंट आया था वो डिवाइड हुआ था इन दोनों के अंदर, तभी तो ऐड अप करके जो टोटल करंट बना वो आप फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? ठीक है भाई, कोई मसला तो नहीं है इसमें, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि बेटा रेजिस्टर आर में से 0.49 ही तो जा रहा था करंट, निकाला था तुमने। ठीक है, मैं इनको भी इंक्लूड कर देता हूँ वर्कशीट के अंदर, ताकि PDF कंप्लीट हो जाए इस चीज पे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे भी हो गया। अब एक छोटी सी बात मैं सोच रहा हूँ कि वो डिस्कस कर ही लेते हैं अब हम। इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास, उस चीज के ऊपर एक डिस्कशन हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ताकि वो एक साइड लाइन हो जाएगी ना, पूरी चीज आपको पता चल जाएगा। अच्छा भाई, ये कुछ इक्वेशंस है, या प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में ही डिस्कस किया जाए उसको। चलो कर लेते हैं, वी हैव टाइम अवेलेबल। अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा जरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर की अपनी कुछ इक्वेशंस के ऊपर। इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इक्वेशंस के कैसे फाइंड आउट किया जाता है इलेक्ट्रिकल पावर को या एनर्जी को। देखो, एनर्जी का तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, बहुत आसान सा, ये वोल्टेज के फॉर्मूले से ही निकला है। अगर आपको वोल्टेज की इक्वेशन याद हो तो आपने समझ लिया एनर्जी की इक्वेशन भी याद कर ली। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखा जाए पहले, तो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वोल्टेज की जो इक्वेशन है, वोल्टेज थी एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी की जो इक्वेशन हो गई वो हो गई V टाइम्स Q। ये एनर्जी की इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि आप ये जानते हैं कि भाई एज Q इज इक्वल टू IT, करंट और टाइम का प्रोडक्ट होता है चार्ज,
ये भी हमने करंट की बेसिक इक्वेशन में सीखा था। तो एनर्जी में Q की जगह अगर मैं IT लिख दूं तो मेरे पास एनर्जी की इक्वेशन हो गई IVT। ये मेरे पास एनर्जी की दूसरी इक्वेशन। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दैट्स माय सेकंड इक्वेशन फॉर एनर्जी IVT। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर की बन सकती है। इलेक्ट्रिकल पावर के केस में जब आप पावर का फॉर्मूला लगाते हैं भाई, एनर्जी ओवर टाइम, IVT ओवर T, तो पावर का फॉर्मूला आ गया IV। ये आ गया पावर का फॉर्मूला, पावर इक्वल्स IV। तो आपके पास ये जो इक्वेशंस हैं ये जनरली आप लोग यूज करते हो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जीज एंड इलेक्ट्रिकल पावर्स। ठीक है, तो एक हमने एनर्जी का फॉर्मूला V इंटू क्यू देख लिया। अगर आप उसको करंट टाइम की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो IBT कर सकते हो। तो ये मेक्स द सेम थिंग, क्यू को आपने IT से रिप्लेस कर दिया और एक आपके पास पावर का फॉर्मूला आ गया, पावर इक्वल्स IV। मजे की बात यह है कि इनकी डेरिवेशंस आपको याद नहीं रखनी। So you don't need to remember their derivations. All you have to do is remember these equations. So that's more than enough. और पावर की इक्वेशन दो फॉर्म्स में और लिखी जा सकती है जो कि इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस है। क्योंकि अगर आप पावर इक्वल्स IV का फॉर्मूला देखिए तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट्स के अंदर। और भाई वो ये है कि आपने अगर I की जगह या V की जगह अगर हम V को सब्स्टिट्यूट करें, V को हम IR से सब्स्टिट्यूट कर दें तो पावर में I एज इट इज रहा, V की जगह IR लिख दिया गया। तो एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस हो गया I²R। ये इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस आ गया हमारे, पावर इक्वल्स I²R। तो यूजुअली ये फॉर्मूले यूज किए जाते हैं पावर लॉस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस आ रही है और रेजिस्टर का जो काम होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर लूज कराना। और इसी तरह से अगर मैं I को सब्स्टिट्यूट कर देता अपने ऊपर वाले फॉर्मूले में, I की जगह अगर मैं V/R रखता, क्योंकि V इक्वल्स IR में आप अगर I को सब्जेक्ट बनाओ तो वो V/R के बराबर है। तो आपके पास जो इक्वेशन यहां बन जाएगी वो बन जाएगी पावर इक्वल्स V²/R। दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। ये दोनों फॉर्मूले अमूमन पावर लॉसेस के लिए यूज किए जा रहे होते हैं क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस है। ये वाला फॉर्मूला पावर लॉस और पावर प्रोड्यूस दोनों के लिए यूज हो सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ करंट और वोल्टेज। तो अगर किसी रजिस्टर पे लगाओ तो वो उसके लिए बन जाएगा, अगर तुम किसी बैटरी पे लगाते हो मेरे बच्चों तो यही फॉर्मूला आपके पास पावर प्रोड्यूस के लिए भी हो सकता है। बैटरी ने कितनी पावर प्रोड्यूस की और रेजिस्टर्स पे कितना लॉस आया, तो ये चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसिपेटेड मींस टू इमेज लाइक रिलीज इनटू द सराउंडिंग। डिसिपेट का मतलब सराउंडिंग में रिलीज करने का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये एनर्जी लॉस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह से एक यूनिट है, बल्कि वो यूनिट मैं आपको अगली क्लास में ही समझा। सही, अभी इसको यहीं तक कर लेते हैं। तो we'll keep it in here. Inshallah, in our next class, we're going to start off with the idea of magnetism. See, and then inshallah, we'll like speed it up.
थैंक यू हारिस, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। ठीक है भाई ज़बर, ख़्याल रखना आप लोग अपना। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।